आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 12। वैदेही के अंतिम संस्कार के बाद जय सीधा अपने घर गया। एक सवाल का जवाब उसे जानना था, सवाल जो कि अनामिका ने खड़ा किया था। नहीं, ये सवाल तो कब से उसके मन में था, मगर शायद वो कभी पूछ नहीं पाया। सत्य जो हमेशा उसके सामने था, मगर वो देख नहीं पाया। जय सीधा अपने बेडरूम में गया और बेड के ड्रॉर, अलमारी, हर जगह ढूंढने लगा। वैदेही आखिर वो डायरी कहाँ रख सकती है। कुछ देर ढूंढने के बाद एक ड्रॉर में उसे वो डायरी मिल ही गई। जय ने उठाकर वो डायरी खोली तो उसके अंदर से एक कागज गिरा। ये एक खत था जो वैदेही ने लिखा था जय के लिए। डियर जय, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद वो हो चुका है जिसका मुझे डर था। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम्हारे अंदर मेरे लिए गुस्सा होगा, शायद तुम मुझसे नफरत भी कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो जय, ये गुस्सा, ये नफरत मैं भी महसूस कर रही हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। मैं इतनी कमजोर हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बहुत चाहा, मगर तुम्हें नहीं बता पाई। तुमने तो मुझसे मेरे अतीत के बारे में पूछा भी था, मगर मैंने ही बताने से मना कर दिया। मैं सच बताकर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और शायद तुम भी मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझसे कभी दोबारा नहीं पूछा। हो सके तो मुझे माफ कर देना जय, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी। मैंने तुमसे एक झूठ बोला था, बहुत बड़ा झूठ। मेरा नाम वैदेही नहीं है, मीनाक्षी है। ये मेरी ही डायरी है। अगले दिन भारतीय कानून व्यवस्था उस बूढ़े बाप के समान है जिसका नाम तो बहुत है, लेकिन जिसके पास है कुछ नहीं। जिसके भूखे बेटे उसके सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन हर बार निराश ही होते हैं। कानून के निर्माताओं ने लंबे चौड़े कानून तो बना दिए हैं, लेकिन उनका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है। आज का आम आदमी भी इन सब का आदी हो चुका है। वो भी जानता है कि कोर्ट किसी को परेशान करने का जरिया मात्र है। जब भी किसी को परेशान करना होता है, उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। व्यक्ति सालों साल केस में उलझा रहता है, और इसमें गलती न्यायालय की भी नहीं है। जहां 20% से ज्यादा न्यायाधीशों की पोस्ट खाली हो, जहां 1 लाख लोगों पर एक जज हो, जहां हाई कोर्ट्स में 43 लाख केस पेंडिंग हो, वहां न्याय व्यवस्था धीमी तो होगी ही, लेकिन इस सब का शिकार आम आदमी ही ज्यादा होता है। आज इसका शिकार था कटघरे में खड़ा तेजपाल। तेजपाल की पत्नी माधवी ने आत्महत्या की थी। उसके ससुराल वालों ने उस पर दहेज उत्पीड़न और माधवी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का इल्जाम लगाया था। बेहद गरीब तेजपाल खुद ऑटो रिक्शा चलाता था और उसकी बीवी नौकरानी का काम करती थी। इस गरीबी में उसका गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन दहेज मांगना मूर्खता ही थी। उसके ससुराल वाले कौन से टाटा बिरला के खानदान से थे जो वो दहेज देते? ये छोटी सी बात इस पढ़ी लिखी कोर्ट को समझ में नहीं आ रही थी। शुरू में जब ससुराल वालों ने उस पर दहेज वाला केस करवाया तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि वो अपनी बेटी की मौत से दुखी है और इसी गुस्से में उस पर केस किया है। लेकिन जब उन्होंने मनोहर लाल जी जैसे जाने माने वकील को केस लड़ने के लिए रखा, तब उसे समझ में आया ये सारा षड्यंत्र रचा गया था उसका मुंह बंद रखने के लिए। ऐसी मुश्किल वक्त में उसका केस नित्या ने लड़ा था। हालांकि नित्या वकालत के पेशे में नई ही थी, लेकिन काफी तेज थी। कानून का ज्ञान उसे अच्छा था और तथ्यों की परख भी करना जानती थी। जब तेजपाल ने उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तो एक बार तो वो डर गई, लेकिन फिर भी वो ये केस लड़ने को राजी हो गई। आज इस केस की अंतिम तारीख थी। अब तक सारे तथ्य तेजपाल के खिलाफ ही थे। नित्या ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मनोहर जी जैसे अनुभवी वकील के सामने उसकी क्या बिसात थी। माय लॉर्ड, ये मामला शीशे की तरह साफ है, मनोहर जी ने कहा। तेजपाल बेरोजगार था, अपनी पत्नी से मारपीट करता था और उससे शराब के लिए पैसे मांगता था। जब उसकी भी नौकरी छूट गई तो उसने उससे अपने पिता से पैसे लाने के लिए कहा। वो ऐसा नहीं कर सकी और परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी दलील पूरी की और नित्या की तरफ देखा। जज साहब, इस केस में मेरे मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ गवाह है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इन गवाहों के पक्षपात करने की पूरी संभावना है। ऐसे में कोर्ट को मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। नित्या ने अपनी दलील दी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनी और अपना निर्णय सुनाया। अदालत मुलजिम तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत अपनी पत्नी माधवी के दहेज उत्पीड़न करने और धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज प्रताड़ना के कारण पीड़िता के आत्महत्या करने के लिए 7 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना देना तय करती है। सजा सुनते ही तेजपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उस जुर्म की सजा मिलेगी। एक तो अपनी बीवी के खोने का गम और ऊपर से ये सजा। उसे देखकर नित्या की भी आंखें भीग गई। पुलिस तेजपाल को पकड़कर ले गई। केस भले ही तुम हार गई, मगर फिर भी तुमने बहुत अच्छे से लड़ा। इसे अपनी हार मानने के बजाय एक सबक समझना, मनोहर जी ने नित्या के पास आकर कहा। ये कोई खेल नहीं है जिसमें हार जीत हो। अभी एक बेगुनाह को सजा मिली है। 7 साल तक वो उस गुनाह की सजा भुगतेगा जो उसने किया ही नहीं है, और हर दिन वो आपको, मुझे और इस कानून व्यवस्था को कोसेगा। नित्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अफसोस है, मगर हम सब अपना काम कर रहे हैं। तुम, मैं और उस कुर्सी पर बैठा जज, हम सब इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं। सच जानते हुए भी हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उसे देखने को ना कहा जाए। सच को ना देखने से वो बदल नहीं जाता, वो हमेशा वही रहता है। नित्या ने निकलते हुए कहा। मेंटल असाइलम में विनय अकेला ऑफिस में बैठा था। उसकी आज आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मगर किसी न किसी को तो आना ही था। मगर इस अस्पताल का, इस ऑफिस का एक एक कोना उसे वैदेही की याद दिला रहा था। सामने टेबल पर ही जय और वैदेही की फोटो पड़ी थी, जो कि उसने ही खींची थी। जब वो सब शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए गए थे, वहीं तो उसे नित्या मिली थी। वे सब एक ही टूर में थे। जय अचानक से ऑफिस प्रवेश किया तो विनय अपनी यादों से बाहर आया। अभी जय को यहाँ देखकर विनय चौंक गया। उसे हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं थी। जय, तुम यहाँ? विनय ने पूछा। अभी आने की क्या जरूरत थी? कुछ काम था, जय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अनामिका के माता पिता कहाँ से हैं? जय ने पूछा। मतलब? विनय को इस प्रश्न का प्रयोजन समझ नहीं आया। वे लोग जयपुर से तो नहीं है? विनय ने अनामिका की फाइल निकाल ली। हाँ, ये लोग तो गुजरात से हैं। सुबोध का बिजनेस यहाँ है तो परिवार यहीं पर है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अनामिका वो भाषा कैसे बोल रही थी? जय ने फाइल लेकर देखते हुए कहा। ये जयपुर है जय, यहाँ बहुत लोग मारवाड़ी बोलते हैं। विनय ने समझाते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन अनामिका मारवाड़ी नहीं बोल रही थी, मेवाड़ी बोल रही थी। जय ने फाइल बंद करते हुए कहा। विनय, तुम अनामिका के घर जाओ और पता करो कि उनके परिवार में कौन मेवाड़ी बोलता है। और तुम? विनय ने पूछा। मैं उदयपुर जा रहा हूँ। उदयपुर? मगर क्यों? मीनाक्षी को ढूंढने। मीनाक्षी? विनय ने आश्चर्य से पूछा। तुम जानते हो उसे? शायद नहीं, जय ने कहा। हम हमारे भाग्य को बहुत कम आंकते हैं। हमें लगता है कि भाग्य केवल वही काम करता है जहां निर्णय हम नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जहां निर्णय करना हमारे हाथ में होता है, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी थी। लोगों ने इस एग्जाम को जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बता रखा था। कहना था कि अगर इसमें अच्छे नंबर आ गए तो आगे जीवन बेहद ही आसान हो जाएगा। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे जाकर तो घर का काम ही करना है, फिर ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है। आम लोगों की यही सोच होती है। 10वीं के बाद अधिकतर लड़कियां कला संकाय को ही चुन लेती है, क्योंकि इसमें पास होना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, और बाद में बीए, बीएड वाला ट्रैक पकड़ लेती है। कुछ एक होनहार सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करती है। भारत में सरकारी नौकरी लॉटरी जैसी है, लग गई तो लग गई, वरना फॉर्म पर फॉर्म भरते रहो। मैं बचपन से ही पढ़ने में होनहार थी। 10वीं में अच्छे नंबर आए तो मैंने आगे के लिए साइंस चुना। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। एग्जाम के पहले दिन में काफी नर्वस थी। तैयारी तो अच्छी खासी कर रखी थी, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। अपनी आदत के मुताबिक मैं समय से 15 मिनट पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंच गई। मैं शांत होकर बैठ गई और दूसरों को आते हुए देखने लगी। मेरी सीट अंतिम से दूसरे नंबर पर थी। आगे वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी थी।
मैंने सुकून की सांस ली क्योंकि मुझे लड़कों से बहुत डर लगता था, लेकिन पीछे वाली सीट अभी भी बाकी थी। कुछ ही देर में बेल बजी, पेपर बंटने लगे। मैं सब कुछ भूलकर पेपर पढ़ने लगी। तभी उसने प्रवेश किया। ऊपर किए हुए नोकदार बाल, खिला हुआ चेहरा, ऊपर की हुई आस्तीन, हाथ में एडमिट कार्ड के अंदर 2 पेन फंसाई हुई, जैसे एग्जाम देने नहीं घूमने के लिए आया हो। मैंने एक नजर उठाकर उसे देखा। वो तो मेरी ओर ही बढ़ रहा था। वो मेरी पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। धत, फूटी किस्मत। खैर, जो भी हो, मैं फिर से पेपर पढ़ने में लग गई। फिर पेपर चालू हुआ और सब आंसर लिखने लग गए। कुछ देर बाद एग्जामिनर एक शीट लेकर आया जिसमें सबको अपने साइन करने होते हैं। मैंने भी फटाफट साइन किए और वापस पेपर लिखने लगी। मीनाक्षी, आधा पेपर बीता होगा कि मुझे अपना नाम सुनाई दिया। ये आवाज पीछे से आई थी। अपना नाम सुनकर एक बार तो मैं सिहर गई। वो लड़का मुझे बुला रहा था। मैंने अपना सर पीट लिया। जरूर सवालों के जवाब पूछने होंगे। मैंने एक बार तो नजरअंदाज किया, लेकिन उसने जब 2-3 बार पुकारा तो मैंने ऊपर देखा। शॉर्पनर दो ना, उसने मेरा ध्यान पाकर कहा। मैंने चैन की सांस ली। मैंने फुर्ती से अपना बॉक्स से शॉर्पनर निकाला और उसे दे दिया। वापस पेपर लिखने लग गई। फिर पूरे एग्जाम में उसने मुझे परेशान नहीं किया। एग्जाम खत्म हुए और सबने अपनी कॉपियां दे दी। इतनी देर नीचे लिखने से मेरी गर्दन अकड़ गई थी। मैंने गर्दन ठीक की और अपना बॉक्स पैक कर उठने लगी तो वो सामने आ गया। थैंक्स फॉर शार्पनर, उसने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लाकर शार्पनर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। नो इशू, कल पेंसिल भी लेते आना। मैंने भी उसके जितनी ही मुस्कान लाते हुए कहा और एग्जाम हॉल से बाहर आ गई। मैं वहाँ से सीधे पार्किंग में अपनी स्कूटी की तरफ गई। मुझे बाकी लोगों की तरह एग्जाम खत्म होने पर सवालों का पोस्टमार्टम करना पसंद नहीं था। जो लिख दिया वो लिख दिया। अब कॉपी चेक करने वाले की टेंशन। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने शीशे से पीछे देखा तो वो लड़का अपनी बाइक पर मुझे अपने पीछे आते हुए देखा। मैं एक बार धक रह गई। कहीं शार्पनर देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं मेरी झूठी मुस्कान का उसने कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? कुछ देर वो मेरे पीछे आता रहा और फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। मैंने राहत की सांस ली। चलो, पीछा छूटा।